नहीं साबुन के अंदर किसमें है ये आवाज? ये यहाँ लगाना है, एक बार लगाना सके। यहाँ सही है। हेलो हेलो, आ पा रही है आवाज? ठीक है। हेलो, वो एक दूसरे के पीछे आती है ना आवाज बाद में। अच्छा, हेलो हेलो, ठीक है, क्लियर है। ये माइक है ठीक, आप मेरे कर रहे हो तो वहाँ तक फिर चली जाएगी, जब आओगे तो दोबारा लगा। अच्छा, जब आप ला ये आप
गुड मॉर्निंग बेटा। कर लिया? हो क्या करें? हाँ जी बच्चों, सीधे बैठ जाएं, आगे आ जाएं। हाँ जी आगे आ जाएं। असाइनमेंट डन? पूरे सवाल 110? दोबारा करने से कुछ कंफर्ट लेवल बढ़ा? नहीं बढ़ा? नहीं बढ़ा। हाँ जी, आपने टेस्ट नहीं दिया? पता ही नहीं था मुझे सैटरडे को टेस्ट। ऐसे कैसे होता है, पता नहीं होता? नहीं, कमाल है यार, तुम क्लास क्यों नहीं आए फिर? अगर हाँ सैटरडे को तो क्लास होती है ना वैसे तो, अगर टेस्ट। उस दिन तो मैं सो गया था पर मेरे को पता नहीं था, तो मैं आपको चलो आपसे अच्छे बात करते हैं। आपने की असाइनमेंट? ठीक है, आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, थर्ड सॉरी। अच्छा, इनकी नंबरिंग थोड़ी सी अजीब है ना, तो आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 4 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 4। मोशन इन अ प्लेन। अभी तक हमने जो किया वो था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। उसका मतलब था कि आपका जो भी मोशन होगा वो एक स्ट्रेट लाइन में होगा। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें आपका मोशन एक प्लेन में होगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस प्लेन में कहीं भी आपका मोशन हो सकता है। तो सबसे पहले आप मुझे रियल लाइफ एग्जांपल बता दें मोशन इन स्ट्रेट लाइन के और मोशन इन प्लेन के। ग्राफ कौन से? वो चलो अलग से कर लेंगे क्लास में, आज ही स्टार्ट कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन के जो आपके रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं वो कुछ ध्यान है आपको? कोई ध्यान नहीं है? अरे कुछ तो होगा। वो बच्चों का खेलने का वो काउंटिंग का आता है ना, उसके अंदर तार लगी होती है। हाँ, अबेकस बोलते हैं उसको। तो बीड्स को जब आप मूव कराते हैं वो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल नहीं है? अगर आप 100 मीटर की रेस दौड़ रहे हैं, सीधा ट्रैक है आपका, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है वो भी। ठीक है, सिमिलरली मोशन इन अ प्लेन के एग्जांपल क्या है आपके पास? बताओ। प्लेन का मतलब है ये आपका प्लेन है, बोर्ड का प्लेन है, ये जो आपका ये प्लेटफॉर्म है ये प्लेन है, तो आप जनरली समझते हैं प्लेन से वही प्लेन है। तो प्लेन के एग्जांपल्स मोशन इन प्लेन के, सर्कुलर मोशन भी है वैसे तो, आपका कैरम बोर्ड है। जो भी हम मान लो अब यहां से घर जाएंगे आप, तो सारा मोशन इन प्लेन ही है, अनलेस आपका रोड है ऊंचा नीचा ना हो तो। ठीक है ना? तो कैरम बोर्ड का एग्जांपल आपका मोशन इन प्लेन का सिंपलेस्ट एग्जांपल है। अब जब भी आप मोशन इन प्लेन की बात करेंगे तो आपको 2 कोऑर्डिनेट्स की बात करनी पड़ेगी, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यहां पे आपके मोशन को बताने के लिए सिर्फ एक्स से काम चल गया था कि पार्टिकल एक्स इक्वल टू 0 पे है, एक्स इक्वल टू 1 पे है, एक्स इक्वल टू 2 पे है, एक्स इक्वल टू 3 पे है। यहां पे ऐसे नहीं चलेगा। यहां पे आपको एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे आपके कोऑर्डिनेट्स क्या है उससे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप सबसे पहले लेट्स से पार्टिकल इज एट पोजीशन 1 2 और वो बी पॉइंट तक जाता है जिसकी कोऑर्डिनेट है 3 4। आप ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बनाएं, बी के बनाएं और फिर दिखाएं कि ये कैसे मूव करता है फटाफट। हाँ जी, हाँ आपको बस सिंपली
1 2 3 4 5 6 7 8। आपका पहला कोऑर्डिनेट कितना है 1, दूसरा आपका है 3 4। ये आपका मोशन इन अ प्लेन का रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है कि आप इस कोऑर्डिनेट से यहां पे आए हैं। ठीक है, मोशन इन 3 डायमेंशन का कोई एग्जांपल, ये आपका क्या था 1D, इसको बोलते हैं 2D। 1D का मतलब 1 डायमेंशनल, 1D मीन्स 1 डायमेंशनल। आपको एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत पड़ती है टू डिफाइन इट्स पोजीशन। ये है आपका 2D। हाँ जी, 2 डायमेंशनल। क्लास 10th में 3D आता है कभी? नहीं आता, नहीं आता। तो आप जैसे x एक्सिस, y एक्सिस और अब तीसरी एक्सिस ऐड हो जाएगी z एक्सिस। फॉर एग्जांपल इस रूम की बात करें तो आप मान लें कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये वाली z एक्सिस है। ठीक है, तो अगर इस रूम में कोई मक्खी उड़ रही है तो उसकी पोजीशंस को डिफाइन करने के लिए आपको x भी चाहिएगा, y भी चाहिएगा और z भी चाहिएगा। उन तीनों का मिला के आपको कोऑर्डिनेट बनाना पड़ेगा, तो वो होता है 3D। हालांकि यहां पे जरूरत नहीं है, यहां पे हमारा सारा काम इस 2D में ही कन्फाइंड रहेगा, पर आपको समझ में आना चाहिए कि 1D, 2D और 3D में क्या अंतर है। क्लियर है? अगर आप एक 3D में x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, अगर मैं कहूं आप पॉइंट ड्रॉ करें, पॉइंट A 1 2 3, तो आप क्या शो कर सकते हैं इस पे? देखो अभी तक यहां तक तो था ही आपका x और y था, ये z ऐड कर दिया है। ये z का मतलब है ये ऐसे है, x y एंड z। अब आपको इस सिस्टम में A पॉइंट को मार्क करना ही कहां पे है, कर सकते हैं, एक बार ट्राई करें। फॉर एग्जांपल x एक्सिस 1, y एक्सिस 1 2 और ये 1 2 और 3। ये मैंने क्यूब बनाया है। देखो क्यूब का मतलब है इसकी एक साइड ये है, एक साइड ये है और एक साइड ये है। इन तीनों साइड को लेके मैंने बाकी सारी साइड्स को कंस्ट्रक्ट किया है। तो आपको पहले x पे जाना है, x, फिर जितना y है y पे जाना है और फिर z पे जाना है। एग्जाम्पल यहां से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका इस केस के अनुसार ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। तो x 1 है तो आप क्या करेंगे, वहां से x पे एक लाइन मार लेंगे, x पॉइंट होगा। y कौन सा आपका, ये वाला y है, y 2 पे आ जाएंगे। ठीक है, और z कितना है 3 है, तो z यहाँ मतलब z पे 3 पे आ जाएंगे। तो यहाँ पार्टिकल जो है उसको उसके कोऑर्डिनेट्स हमने बनाए हैं 1 2 3। ठीक है, इसका अभी ज्यादा यूज नहीं है, पर आपको हाँ जनरल फील होनी चाहिए कि उस कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है। ठीक है, नोट डाउन कर लें। ये रहेगा, हाँ जी, नहीं इस पे नहीं बनेगा, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि वो होता कहाँ है ना। आप पेपर पे 3D नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है यहां तक।
हाँ जी, जाग जाए नींद से थोड़ा। इस चैप्टर में एक बहुत बेसिक चीज यूज होने वाली है, वेक्टर्स, जो बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट होता है। 3D को आप ऐसे ही समझ सकते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस किसको मानेंगे इस केस में? हाँ जी, ये वाली एक्स एक्सिस है, ये वाली वाई एक्सिस है और ये वाली जेड एक्सिस है। तो अभी जो आपने माना था, फॉर एग्जांपल आपका पॉइंट था 1, तो एक्स एक्सिस पे 1 2 3 ऐसे हो जाएगा। तो ये एक्स इक्वल टू 1 है, वाई कहाँ होगा? 1 2 3, वाई आपका 2 है, और जेड आपने इस साइड लिया है 1 2 3। तो आप x1 लिया, y2 आए और z3। यहां जो पॉइंट होगा उसके बारे में हम बात कर रहे हैं 1 2 3। क्लियर है? ठीक। इस चैप्टर में हमें रिक्वायरमेंट रहेगी वेक्टर्स की। वेक्टर्स आपका बेसिक मैथमेटिक्स में इंक्लूड होता है, एनसीईआरटी में इस चैप्टर में नहीं गिवन होगा, पर रिक्वायरमेंट है तो हम पहले कर रहे हैं उसको, वेक्टर एडिशन। आपने दो टर्म सुने होंगे आज से पहले, एक स्केलर और एक वेक्टर। क्या डिफरेंस समझते हैं इसमें? स्केलर में सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटीज का एग्जांपल ध्यान आपको कुछ बताएं? स्पीड भी है और बताइए डिस्टेंस भी है, मास भी है क्या? मास भी है। वेक्टर का कोई एग्जांपल? वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और कभी काफी सारे। आप देखें, जब भी आप मास की बात करेंगे, अभी आप मास और वेट को सेम समझे, वैसे मास और वेट अलग अलग चीज होती है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर मैं कहूं कि रवीश का वेट 50 kg है, तो क्या ये कहना सही होगा कि उसका 20 kg नॉर्थ डायरेक्शन में है और 30 kg वेस्ट डायरेक्शन में है ना? तो जब भी आप उसके वेट की बात करेंगे, मास की बात करेंगे, तो डायरेक्शन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड का इंपॉर्टेंस है। तो वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन वेक्टर में आपकी डायरेक्शन का भी इंपॉर्टेंस है। एग्जांपल के साथ देखते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ वो एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, आपने याद है आपको? सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, क्या हुआ उसमें? हाँ, उरी की घटना के बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। उरी की घटना बताएं? आंख नाक कान खोल के रखा करें। हाँ हाँ, टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसके बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी। तो कुल मिला के बात ये है, फॉर एग्जाम्पल आप एक आर्मी पर्सन है, आपको एक जंगल में एक पॉइंट पे रात के अंधेरे में उतार दिया गया है और ऐसा बोला गया है कि उससे 2 किलोमीटर दूर कोई तो टेररिस्ट बेस कैंप है, 2 किलोमीटर दूर है ना? डायरेक्शन नहीं बताई, सारी रात जंगल में चक्कर काटते रहोगे, कैंप तक नहीं पहुंचोगे। तो 2 किलोमीटर तो मैग्नीट्यूड हुआ किसका? वहां से उस कैंप का डिस्टेंस का। लेकिन अगर आपको एग्जैक्टली वहां पहुंचना है तो आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी कि भैया आप नॉर्थ ईस्ट में जाओ और वहां यहां से 2 किलोमीटर इस डायरेक्शन में चलोगे तो आपको वहां पे वो कैंप मिलेगा। ठीक है? तो बहुत सारी, अभी फोर्स की बात करेंगे, फोर्स में भी डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जांपल अगर ये डस्टर है, इस डस्टर को यदि मैं इस साइड फोर्स लगाऊंगा तो इस साइड मूव करेगा, इस साइड लगाऊंगा तो इस साइड मूव करेगा। इसका मतलब किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। तो जिन क्वांटिटीज में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है उनको वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं, जिसमें नहीं होती वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है? अब आपको स्केलर को ऐड करने के और वेक्टर को ऐड करने के अलग अलग रूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ऐड करना है 20 kg प्लस 30 kg,
आपका मास हो गया 50 kg, डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हैं। पर वेक्टर क्वांटिटीज को आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, उनके लिए एडिशन के अलग रूल्स होंगे। ठीक है, आप लिखें क्या, रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन विल बी डिफरेंट, अलग रहेंगे। उसमें कैसे ऐड करेंगे डिटेल में देखेंगे, आप नोट डाउन कर लें इतना। कैसे ऐड करेंगे डिटेल में देखेंगे, आप नोट डाउन कर लें इतना। डन। एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से एक कुआं है, यहां पे पुली लगी हुई है, ये पुली और ये पुली। ये दो पर्सन्स हैं, दोनों एग्जैक्टली सिमिलर वेट और सब कुछ सेम है इनका, ये सेम फोर्स लगाएंगे F। आपकी रस्सी की लेंथ, उसका एंगल सब सिमेट्रिक है। ये इस कुएं से एक पानी की बाल्टी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आप एक बात बताएं, अगर सिर्फ ये वाला फोर्स लग रहा होता, आप इसको भूल जाएंगे यहां पे है। अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता तो बैटरी किस साइड आती? ये जो बाल्टी है ये किस रस्सी के अलोंग आती क्या? आप देखो, सिंपल सी बात, ऐसे सोचो, अगर आपने इसको इस साइड खींचा है तो आपका ये बॉक्स, रस्सी का जो फोर्स होता है वो उसकी लेंथ के अलोंग होता है। अगर ऐसे खींचोगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट ऐसे होना चाहिए। अगर ये वाली रस्सी ऐसे फोर्स लगा रही थी तो मेरे हिसाब से बाकी कुछ भी नहीं है मान लो, तो इसके अलोंग जाना चाहिए था। अगर अब इसको भूल जाओ, अगर ये वाला होता सिर्फ फोर्स तो इसके अलोंग जाना चाहिए था, लेकिन जा किस साइड रहा है? यहां पे। तो आपकी इस बाल्टी पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक यहां पे, इसको मैंने F1 बोल दिया, इसको F2 बोल दिया, लेकिन जो उनका इक्विवेलेंट रिजल्ट है वो आप देखें इस डायरेक्शन में आ रहा है ना। तो यहां पे इन दोनों, मैं अगर ये कहूं कि बाल्टी के ऊपर एक F1 फोर्स लग रहा है और एक F2 फोर्स लग रहा है, इन दोनों के बजाय मैं इन दोनों का वेक्टर एडिशन कोई एक और फोर्स लगा दूं जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा उसके बारे में मैं नहीं बोल रहा, बट ये कह रहा हूं मैं कि इन दोनों फोर्सेस की जगह एक और नया फोर्स लगा दिया जो इस डायरेक्शन में था, उसका इंपैक्ट और इन दोनों का इंपैक्ट बराबर है। ठीक है ना, पहले दो फोर्स लगाए आपने, अब उन दोनों की जगह एक लगा दिया, आदमी ऊपर खड़ा था तो ऐसे खींच रहा है, तो इनका इंपैक्ट इसके बराबर है। तो इन दोनों का इंपैक्ट किस वेक्टर के बराबर होगा, इन दोनों को ऐड करके वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना बनेगा, ये सब हम देखेंगे किसमें, वेक्टर एडिशन में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वेक्टर एडिशन के तीन तरीके हैं। पहला लो है पैरेललोग्राम लो,
दूसरा है ट्रायंगल लो, और तीसरा है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, या फिर कंपोनेंट मेथड। ये एग्जांपल के साथ में नोट कर लें, जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आसानी रहेगी। दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए, वेक्टर को शो करने का ये सिंबल होता है, आप ध्यान रखें, क्या ये वेक्टर को शो करने का सिंबल है, इसका मतलब होता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, हाँ डायरेक्शन है उसकी। आपके पास एक और वेक्टर है बी, इन दोनों को आपको ऐड करके देखना है कि अगर इन दोनों को हटा के मैं एक वेक्टर और बना दूं तो उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, ये आपको पता करना है। इस केस में आप क्या करते हैं, इनके बीच का एंगल थीटा गिवन होता है, आप एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं, ए के पैरेलल सेम साइज की साइड बनाएंगे यहां पे, और फिर यहां पे एक और पैरेलल बनाएंगे जो कि बी के पैरेलल होगा। अब इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसको ड्रॉ करने के बाद हमें जो ये वेक्टर की लेंथ बनेगी वही उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड था, ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर बना उसको मैं बोल रहा हूं आर वेक्टर। आर वेक्टर इज अ वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी जिनके बीच का एंगल ये था। मुझे अब आर का मैग्नीट्यूड निकालना है। एक बात और ध्यान रखना, अगर मैं ए का मैग्नीट्यूड लिखता हूं तो उसका भी एक सिंबल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये लिखा जाता है, ए के आगे आप मोड लगा देते हैं, ये तो आपका वेक्टर है, वेक्टर के आगे मोड लगा देंगे तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। इसको आप सिंपली ए भी लिख सकते हैं। जब आप ए लिखेंगे तो आप इसका मतलब है ए के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, जब ए वेक्टर लिखेंगे तो इसका मतलब है आप उसकी डायरेक्शन की भी बात कर रहे हैं। यहां पे मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं उसको, ये दो वेक्टर्स थे, इसका मैग्नीट्यूड ए, इसका मैग्नीट्यूड बी, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा। एक पैरेललोग्राम आपने ड्रॉ किया, जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर बना उसका मैग्नीट्यूड मैंने आर मान लिया। यहां पे तीनों को वेक्टर फॉर्म में दिखाया है, यहां पे तीनों के मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। एक बात बताएं, अगर मैं यहां से इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो क्या ये वाली साइड पहले बताएं इसके बराबर रहेगी? पैरेललोग्राम है, पैरेलल साइड्स पैरेलल और बराबर होती हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड भी बी रहेगा। क्या ये एंगल थीटा था तो क्या ये एंगल भी थीटा रहेगा? दोनों पैरेलल साइड्स हैं, अगर ये एंगल थीटा था तो ये भी थीटा रहेगा, ठीक है, ये थीटा हो गया। इस वाली लेंथ को मैंने मान लिया y, इसको मान लिया x। क्या इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं? ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां पे आपको कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। कोस थीटा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूस एंड
साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको यदि सिंप्लीफाई करेंगे तो x विल बी b cos थीटा एंड y विल बी b sin थीटा। अब यहां पे आपको x की वैल्यू पता लग गई और y की पता लग गई। अगर मैं इस बड़ी वाली ट्रायंगल को कंसीडर करूं तो क्या इसकी ये वाली पूरी लेंथ a प्लस एक्स हो जाएगी और ये वाली y, ये आपने r मानी है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो क्या मैं अब x और y की वैल्यूज पुट करके यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर। करें ट्राई एक बार। आपको आर स्क्वायर बराबर करना है a प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और x और y की वैल्यूज वहां से पुट करनी है। करें एक बार। सभी समझ में आ रहा है? आगे बैठ जाए तो x और y में आपको वैल्यूज पुट करनी है और सिंपली स्क्वायर करके ऐड करना है। देखो थोड़ा सा गड़बड़ किया है कहीं, ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो यहां पे साइन थीटा कहां बचा? ये देखिए आप आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए एंड एक्स इज बी कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर करेंगे तो कैसे करेंगे रवीश जी? बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, हाँ जी, 2ab कोस थीटा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और हाँ जी, इस टर्म को और इस टर्म को ध्यान से देखें, बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा या आप चाहें तो एक साथ लिख लें उनको, बी स्क्वायर कॉमन लेके कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी है जिसकी वैल्यू 1 होती है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta is r square, taking under root both side, r equal to a square plus b square plus 2ab cos theta। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पूरे 2 साल खूब यूज होने वाला है, ठीक है ना? सवाल करें इसके ऊपर? रवीश लिख लिया? कहां लिखा है? इतने हताश क्यों हैं? इससे जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, है ना, वो लेंथ आ जाएगी, ठीक है। एग्जांपल करते हैं इसका एक। लेट्स से अ वेक्टर ए हैविंग मैग्नीट्यूड, क्वेश्चन फॉर्म में कर लेना, अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 2
मीटर मान लो आप, तो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है 2 मीटर या 2 यूनिट्स बोल दो, 2 यूनिट कोई भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 2 यूनिट्स है, और बी का है आपका 3 यूनिट्स, एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, फाइंड आउट रिजल्टेंट वेक्टर, फाइंड आउट रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हाँ जी 5 है, देखते हैं। ठीक किया है क्या? a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ये हो गया, 2 इंटू 3 इंटू cos 60 इज हाफ। मेरे हिसाब से ठीक किया है। 9 और 6 15 और 4 19, रूट 19 आया, तो 5 कैसे आया आपका? आपको कितना है? रूट 19। पच्चीस पे अटके बैठे हैं, 5 में कितना? 5 है, 5 है। डन, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आपने ये तो बता दिया कि 2 वेक्टर्स थे, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनसे मिलके जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो इस पैरेललोग्राम के डायगोनल के बराबर होगा। लेकिन कोई आपसे ये पूछ ले कि उस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, आपने इसका मैग्नीट्यूड बता दिया। अभी जो सवाल किया था उसमें रूट 19 आया था, बट वो रूट 19 का जो वेक्टर बना उसकी डायरेक्शन क्या है ये कोई पूछ ले, तो आप क्या करते हैं, किसी भी एक एंगल से, लेट से किसी भी एक वेक्टर से, फॉर एग्जांपल ए से, उसका एंगल अल्फा मान लिया। अगर आपने अल्फा निकाल लिया तो डायरेक्शन निकल आई। आप कह देंगे ए एंगल, ए वेक्टर से इतने एंगल पे वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, तो अल्फा निकाल लेते हैं। ये निकालने के लिए आप क्या करेंगे, वही आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। ये आपकी हाइट है, अभी आपने निकाली, वाई कितनी आई थी? आई थिंक बी साइन थीटा आई थी, और ये वाला टर्म एक्स आया था बी कोस थीटा। चेक कर लें एक बार। ठीक है, इस बड़ी ट्रायंगल में ये एंगल अल्फा है, ये बी साइन थीटा है, ये ए प्लस बी कोस थीटा है। अगर आपको इस ट्रायंगल में tan अल्फा लिखना हो, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ tan अल्फा? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। अब आपको ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, थीटा की वैल्यू पता है, तो ये निकल आएगा। अगर tan के किसी एंगल की वैल्यू पता लग जाए, मैं कह दूं कि tan थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा बता सकते हैं 45, है ना?
तो इसका मतलब tan अल्फा की वैल्यू पता लग गई तो अल्फा की भी पता लग जाएगी। ठीक है, इसको लिखने का एक तरीका और है, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स b साइन थीटा a प्लस b कोस थीटा। ये कोई, हालांकि ये सिंबल नहीं है, बस आपको इतना ही काम में आएगा यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कहे कि साइन थीटा इक्वल टू लेट्स से 1/√3, साइन थीटा इक्वल टू 1/√3 कहीं होता है क्या? कहीं नहीं होता, 90 नहीं होता। जो वैल्यूज आपको पता है उनमें नहीं होता है ना। साइन 0 डिग्री पे साइन इज 0 और साइन 90 पे 1 और 0 से 1 तक की वो सारी वैल्यूज लेगा, लेकिन हमने वैल्यूज ही 4 याद कर रखी हैं, 30, 45, 60 और 90। तो उन वैल्यूज पे 1/√3 नहीं होता, पर 0 से 1 सारी वैल्यूज वो लेगा, तो ये 0 से 1 के बीच की वैल्यू है। तो कुल मिला के साइन थीटा इतना होता है। तो इस थीटा को लिखने का एक जनरल तरीका होता है, इस साइन को आप उस साइड लिखते हैं साइन इनवर्स 1/√3। आप इसको ऐसा मान के चलें कि लिखने का तरीका है बस। जैसे अगर साइन थीटा होता आपका 1/2, तो आप बोलते थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। यहां पे आपको साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू पता होती है और थीटा आपका 30 डिग्री होता है। यहां पे आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता होती। तो सिमिलरली जैसे यहां पे किया है वैसे यहां भी किया है, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कोस थीटा। जो पहले वाला सवाल किया हमने, उस केस का tan अल्फा निकाल के बताओ। ये वेक्टर एडिशन होने के बाद हम वो कर लेंगे सर, ट्रिग्नोमेट्री वाला। हो गया? हाँ कोई बात नहीं, वैल्यूज ही पुट करनी है आपको, जो भी आए कोई बात। आपको इस केस में ए बी और थीटा गिवन थे, आपको बस वैल्यूज पुट करनी है। tan अल्फा इक्वल टू बी, बी कितना है 3 यूनिट, साइन 60 कितना होता है √3/2 और साथ में आपका ए है आपका 2 + 3 cos 60 इज हाफ। यही आपका रहेगा 3√3/2 अपॉन 4 + 3 7/2, ये 2 से 2 कटेगा, ये आ जाएगा 3√3/7। ये tan अल्फा की वैल्यू आ गई है। चलिए ठीक है, अब देखें आप बहुत ध्यान से,
आपने जब दोनों को ऐड किया तो R कितना आया था? √19। इसकी वैल्यू 2 थी, इसकी 3 थी। अगर डायरेक्टली ऐड करें तो 5 आएगा। आपने वही किया था? हाँ, इसने वही किया था। तो वेक्टर्स आपके डायरेक्टली ऐड नहीं होते हैं, इन दोनों को 2 और 3 का एडिशन वहां पे √19 होगा। ठीक है। अब एक बात बताएं, अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, नोट डाउन कर लिया ये? डायरेक्शन ये पता लगी, फॉर एग्जाम्पल ये आ जाता, हमें tan अल्फा की ये वैल्यू किस अल्फा पे होती है पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पता है, अगर tan अल्फा आ जाता 1, तो आप बोलते अल्फा कितना है? 45 डिग्री है। ऐसे ही आपको डायरेक्टली जो वैल्यूज याद है उसमें से ये नहीं है, बट एग्जिस्ट तो करता है। अगर आपको एक टेबल दे दी जाए कि 0 डिग्री पे tan इतना है, तो आप निकाल लेंगे। ठीक। डायरेक्शन वैसे डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन है आपको मेरे को घुसा मारना है, आपका मन कर रहा है, आप एक लाइन खींचे सामने से, आप कहें कि वहां से ना आप 30 डिग्री पे चलें, उठ जाग मुसाफिर भोर भई। लिख लिया ना? एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है बहुत। एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड आप मान लो f है, एक और वेक्टर है उसका भी मैग्नीट्यूड f ही है, दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है। पहले आप अपनी कॉमन सेंस से बताओ कि अगर दो फोर्स लग रहे हैं मान लो और दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होना चाहिए वो किस साइड आना चाहिए? बीच में आना चाहिए। तो एक तो आप क्या निकालेंगे इस केस में कि आपकी इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करके जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है आपको, प्लस डायरेक्शन निकालनी है। अभी आपने बिल्कुल बता दिया कॉमन सेंस से कि डायरेक्शन इसके बीचों बीच आएगी। अब मैथमेटिकली जो आपके पास फॉर्मूलाज अवेलेबल हैं उनसे निकाल के देखें क्या सेम बात बनती है क्या। पहले निकालें मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर्स उनका मैग्नीट्यूड बराबर है, एंगल 120 डिग्री है। हाँ जी, cos 120 की वैल्यू आपको चाहिएगी यहां पे। पता है किसी को? नहीं पता है? चलो आप लिख लें, -½ होता है इसका आंसर। cos 120 इज -½ वेक्टर एडिशन के बाद हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री कर लेंगे, वहां आपको समझ में आ जाएगा कैसे आता है। 90 के बाद तो सारे आते हैं, हमें याद ही होता है। हाँ, एफ आ रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज एफ। स्केलर में 2 जमा 2 हमेशा 4 होते हैं, वेक्टर में 2 जमा 2 2 भी हो सकता है। ठीक है, दिख रहा है वो हमें। हमने एफ को और एफ को ऐड किया, एफ आया। ये आप नोट डाउन कर लें अपनी भाषा में कैसे। स्केलर में 2 जमा 2 हमेशा 4 होते हैं, यहां पे 2 जमा 2 2 भी हो सकता है।
अपने नोट्स में कैसे भी लिखें, आपको समझ में आना चाहिए। कई बच्चे नोट्स बनाते हैं कि उनके बच्चों के काम आ जाएंगे, मतलब इतने साफ सुथरे जमा के, है ना, बिल्कुल अच्छी अच्छी लैंग्वेज में। आपके नोट्स आपके काम आने हैं, इतना ही आप मान के चलें। इसके बाद डायरेक्शन निकालें। साइन 120 कितना होता है? साइन 120 की रिक्वायरमेंट यहाँ पे है क्या? अच्छा, यहाँ पे आई होगी। साइन 120 देख लेते हैं। ये आपका 90 + 30 जो 60 की होती है वही होती है √3/2। हाँ, √3/2। अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रही है यहाँ पे कैसे बनाएंगे, तो आप इसको घुमा लो, है ना। एक एफ ऐसे बना लो और एक एफ ऐसे बना लिया, इनके बीच 120 है। रिजल्टेंट आपका कहीं यहां बना है, आपको ये अल्फा निकालना है। नहीं बात बनी? देखें 60 डिग्री आएगा, देख लें एक बार। हमने जो अभी वेक्टर एडिशन देखा उसमें हमने वेक्टर्स को ड्रॉ थोड़ा अलग तरीके से किया था। मान लो कि ये आपका एफ है, ये एफ है, इनको ऐड करना 120 डिग्री का एंगल है, बस उसको घुमा के ऐसे बना दिया है। अब जो इनका रिजल्टेंट आया उसका मैग्नीट्यूड आपने निकाल लिया, एफ ही है। लेकिन ये जो एंगल है रिजल्टेंट का किसी एक वेक्टर से अल्फा, ये कैसे निकालें? ये निकालेंगे कैसे? tan अल्फा वाला फॉर्मूला यूज करके। ए क्या है यहाँ पे? ए है एफ, बी क्या है? एफ है। तो वैल्यू पुट करें। tan अल्फा का फॉर्मूला बताएं एक बार। बी साइन 120 डिग्री, ए प्लस बी कोस 120 डिग्री, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे। f इंटू √3/2 अपॉन f माइनस f/2, ये बन जाएगा f/2। f √3/2, f/2, 2 गया, f गया, कितना आ गया? √3। tan अल्फा कम्स आउट टू बी √3। tan अल्फा √3 कहां होता है? 60 डिग्री पे। तो आपका अल्फा आ गया 60 डिग्री। यहां से आप कहेंगे कि अल्फा कम्स आउट टू बी 60 डिग्री। आपका रिजल्टेंट वेक्टर 60 डिग्री पे बनेगा। 120 डिग्री एंगल था, 60 डिग्री आ गया, तो मतलब बीचों बीच हुआ। कैसे? हाँ, डायरेक्ट आप बता सकते हैं। मैं आपको मैथ से भी सेम आ रहा है ये बताना चाह रहा हूं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं आराम से। सभी नहीं समझ में आया? कहां से नहीं आया? ये आया, ये समझ में आया? tan अल्फा की वैल्यू क्या फॉर्मूला बताना भैया एक बार। ए बी साइन थीटा, ए प्लस बी कोस थीटा, ये समझ में आया रवीश? ये समझ में आया क्या? ये इसको अप्लाई किया है बस। इसमें क्या किया हमने? दो वेक्टर्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड एफ है, दोनों का मैग्नीट्यूड एफ है, इसका मतलब ए और बी की जगह एफ पुट करना है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है? 120 डिग्री है। तो आपको यहाँ पे साइन 120 डिग्री, यहाँ पे कोस 120 डिग्री रखना है। साइन 120 और कोस 120 की वैल्यूज आपको नहीं पता तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम इसको करेंगे, इस पार्ट को, वहां से आप ये वैल्यूज निकाल सकते हैं। कोस 120 डिग्री इज हाफ या माइनस हाफ? माइनस हाफ। ये पुट करने के बाद tan अल्फा आपका कितना आता है? √3 निकल के आता है। √3 निकल के आता है। tan अल्फा √3 का मतलब है अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री। तो दो वेक्टर्स जिनके बीच का एंगल 120 डिग्री था, उनका
रिजल्टेंट कितना आया वही आया और एंगल बीचों बीच आया। ये स्पेशल केस है, आपको हमेशा के लिए याद रखना है। जब भी दो वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड के 120 डिग्री पे हो तो रिजल्टेंट वही आएगा और बीचों बीच आएगा। क्लियर? अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, टू पैरेलल वेक्टर्स, या आप लिखें एडिशन ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। एक वेक्टर A है और दूसरा वेक्टर B है और दोनों पैरेलल हैं। A का मैग्नीट्यूड A, B का मैग्नीट्यूड B, तो आप बताएं रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, कैसे निकालेंगे? हाँ जी, हाँ मतलब सेम डायरेक्शन में है, A भी ऐसी है B भी ऐसी है, तो आपको वेक्टर ऐड करने के लिए क्या क्या चाहिए? A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल। हाँ जी यार, अगर दो चीज ऐसे हैं तो पैरेलल नहीं होंगी क्या? पैरेलल होंगी ना, बताओ। अगर ये पेन है और ये पेन है, ये पैरेलल है क्या? तो बस इन दोनों को ऐड करना है कि इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन कितना होगा। अगर A का मैग्नीट्यूड पता है A, B का मैग्नीट्यूड B है, तो ऐड करने के लिए उनका थीटा और चाहिए। यहां पे थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं तो एंगल इज 0 डिग्री, थीटा इज 0 डिग्री। अब जो आपका फॉर्मूला है R निकालने का वो यूज करें और बताएं A और B का एडिशन क्या आएगा। A प्लस B, A प्लस B, गुड। हाँ देवताओं जाग जाओ, नहीं बड़ी बात। A प्लस B ठीक है, तो मुस्कुराओ ना यार ऐसे कि जैसे कि सन्न हो गए हो। ठीक है, एडिशन ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल है, इसका मतलब लेट से एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, इसका मैग्नीट्यूड A है, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड इज A, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड आपका B है। आपको निकालना है रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा। थीटा कितना होगा इनके बीच में? 120, 180, 180। ये एंगल आपका 180 डिग्री। एंगल वाला फॉर्मूला लगाना है। हाँ एंगल वाला, ये करके दिखाना है क्या रवीश? हो गया, ठीक है, ये करें हम। यहां पे थीटा की जगह आपको 180 यूज करना है। cos 180 is -1, A minus B, R will be A minus बताइए समझ में आ रहा है क्या? दो वेक्टर्स यदि पैरेलल हैं तो उनका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली जुड़ जाता है। अगर मैं एक बॉक्स के ऊपर 3 न्यूटन का फोर्स लगाऊं और एक और लगा दूं 4 का, तो 3 और 4 7 की तरह बिहेव करेगा। लेकिन एक 3 ऐसे लगाऊं और एक 4 ऐसे लगाऊं
तब वो 7 नहीं बनेगा। ठीक है ना? इतना ही करते हैं आज, कल आगे बढ़ाएंगे। रिवाइज करके आना इसको। थैंक यू।